सोचिए, एक अकेले साइंटिस्ट ने अनजाने में 3 ऐसे इन्वेंशन कर डाले जिनसे लाखों लोगों की जान चली गई। और हद तो यह है कि वो खुद भी इसका शिकार हो गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उन्हीं की वजह से पूरी दुनिया के कुछ लोगों का दिमाग कमजोर हुआ, क्राइम बढ़ गया और 2 ऐसे भयंकर इन्वायरमेंटल डिजास्टर शुरू हुए जिनसे हम आज भी लड़ रहे हैं। बात 1944 की है, जब क्लेयर पैटरसन नाम के एक यंग केमिस्ट अपनी मास्टर्स पूरी करके सीधे मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल हुए ताकि दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेपन बनाया जा सके, जहां उनका काम यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 से अलग करना था। और इसके लिए वो मास स्पेक्ट्रोमीटर जैसी भारी भरकम मशीनों का इस्तेमाल कर रहे थे। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो पैटरसन अपनी पीएचडी पूरी करने वापस लौटे और उन्होंने एक ऐसा रिसर्च प्रोजेक्ट चुना जिसमें वो मास स्पेक्ट्रोमीटर की अपनी इसी महारत का इस्तेमाल कर सके। और वो काम था धरती की उम्र का पता लगाना। अब देखिए, रेडियो एक्टिव चट्टानें असल में कुदरती घड़ियों की तरह होती हैं, जहां यूरेनियम 238 धीरे धीरे टूटकर लेड 206 में बदलता है। और इस प्रोसेस की रफ्तार इतनी फिक्स है कि आधे यूरेनियम को लेड बनने में 4.5 अरब साल लग जाते हैं। पैटरसन का प्लान था कि वो पुरानी चट्टानों में यूरेनियम और लेड के रेशियो को नापकर धरती की सही उम्र निकालेंगे। और इसके लिए उन्होंने जिरकॉन क्रिस्टल चुने, क्योंकि जब ये बनते हैं तो इनमें यूरेनियम तो होता है पर लेड बिल्कुल नहीं होता। यानी बाद में जो भी लेड मिले वो समझो यूरेनियम के टूटने से ही आया है। पैटरसन लेड नाप रहे थे और उनके साथ ही जॉर्ज टिल्टन यूरेनियम पर। और यहीं पर पेंच फंस गया, क्योंकि जॉर्ज के यूरेनियम के आंकड़े तो एकदम सटीक थे, लेकिन पैटरसन जब भी लेड नापते तो वो उम्मीद से कई गुना ज्यादा निकलता और हर बार अलग ही रिजल्ट आता। पैटरसन हैरान थे कि आखिर वो लेड आ कहां से रहा है जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी खोज जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। अब सवाल ये था कि आखिर ये फालतू का लेड आ कहां से रहा था। यही वो मिस्ट्री थी जो क्लेयर पैटरसन की पूरी जिंदगी पर छा गई और उन्हें सचमुच दुनिया के कोने कोने की खाक छानने पर मजबूर कर दिया। कहानी थोड़ी पीछे ले जाते हैं। साल 1908 की बात है, जब डेट्रॉइट के एक पुल पर एक महिला की कार बीच रास्ते में बंद हो गई और तभी एक मददगार आदमी वहां रुका। उन दिनों कारों को स्टार्ट करना कोई हंसी खेल नहीं था, हाथ से क्रैंक घुमाना पड़ता था। वो बेचारा घुटनों के बल बैठा, जोर लगाकर क्रैंक घुमाया और इंजन अचानक इतनी तेजी से स्टार्ट हुआ कि हैंडल सीधे उसके चेहरे पर जा लगा, जिससे उसका जबड़ा टूट गया और उन्हीं चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई। मरने वाले शख्स का नाम बायरन कार्टर था, जो खुद एक कार कंपनी के फाउंडर थे और उनके जाने का गम उनके दोस्त और कैडिलैक के मालिक हेनरी लेलैंड को इतना लगा कि उन्होंने कसम खा ली कि अब वो अपनी कारों से ये जानलेवा क्रैंक हटाकर ही दम लेंगे। लेलैंड ने फौरन चार्ल्स कैटरिंग को काम पर लगाया और 1911 तक दुनिया के सामने एक ऐसी कार आई जो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती थी। इस सेल्फ स्टार्टिंग टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया और पहली बिना क्रैंक वाली कार बनी कैडिलैक मॉडल 30, जो अपने दौर की फोर्ड मॉडल टी से दुगुनी पावरफुल और तेज थी। ये कार कैडिलैक के लिए एक जैकपॉट साबित हुई और कंपनी की सेल रातों रात डबल हो गई। पर कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज के साथ कोई ना कोई पंगा जरूर आता है, और इस कार के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये चलते वक्त बहुत ही जबरदस्त शोर मचाती थी। अब जरा इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। होता यह है कि इंटरनल कंबशन इंजन में एक पिस्टन फ्यूल और हवा के मिक्सचर को जोर से दबाता है, जिसे स्पार्क प्लग की चिंगारी जला देती है और उससे निकलने वाली गर्म गैसें पिस्टन को वापस नीचे धकेलती है। लेकिन मॉडल 30 के इंजन के साथ पंगा ये था कि ये पुराने इंजनों के मुकाबले मिक्सचर को इतना ज्यादा दबा देता था कि स्पार्क प्लग के जलने से पहले ही फ्यूल खुद ब खुद भभक उठता था। अब सही समय पर होने वाले धमाकों के बजाय इधर उधर से बेतरतीब आवाजें आने लगती थी, जिससे सिलेंडर के अंदर प्रेशर वेव्स बिगड़ जाती थीं और इसी शोर को इंजन नॉकिंग कहा गया। ये नॉकिंग सिर्फ सुनने में बुरी नहीं थी, बल्कि इससे इंजन की पावर और माइलेज दोनों कम हो जाते थे। और तो और वाइब्रेशन की वजह से पिस्टन और सिलेंडर भी जल्दी घिसने लगते थे। अच्छी बात यह थी कि फ्यूल बदलकर इस समस्या को सुलझाया जा सकता था। जैसे एन हेप्टेन जरा सा दबाने पर ही जल जाता है, जबकि आइसो ऑक्टेन बहुत ज्यादा प्रेशर झेल सकता है। इसी को नापने के लिए साइंटिस्ट ने ऑक्टेन रेटिंग बनाई, जिसमें आइसो ऑक्टेन को 100 और एन हेप्टेन को 0 की रेटिंग दी गई। अब मार्केट में मिलने वाला फ्यूल कई चीजों का मिक्स होता है, तो 98 ऑक्टेन का मतलब है कि वो फ्यूल उतना ही प्रेशर झेल पाएगा जितना 98% ऑक्टेन और 2% हेप्टेन का मिक्सचर झेलता है। अब देखिए,
आप कभी नहीं चाहेंगे कि स्पार्क प्लग वाले इंजन में ऐसा कोई फ्यूल डले जो वक्त से पहले ही फट जाए, क्योंकि लग्जरी और हाई परफॉर्मेंस कारों को बिना नॉकिंग के चलाने के लिए हाई ऑक्टेन फ्यूल की ज़रूरत होती है। इसी चक्कर में चार्ल्स केटरिंग एक ऐसा जादुई एडिटिव ढूंढना चाहते थे जो सस्ते में आम पेट्रोल की रेटिंग बढ़ा दे और इंजन का शोर खत्म कर दे, जिसके लिए उन्होंने 27 साल के यंग इंजीनियर थॉमस मिडगली जूनियर को काम पर रखा। मिडगली ने अपनी लैब में पिघले हुए मक्खन और कपूर से लेकर एल्यूमिनियम क्लोराइड तक सब कुछ आजमा डाला, पर ज़्यादातर चीज़ें एकदम बेकार निकली। हालांकि इथेनॉल ने अच्छा काम किया, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाना पड़ता, जो कि काफ़ी महंगा सौदा था और कंपनी को उससे मुनाफा नहीं होता। इसलिए मिडगली को किसी ऐसी चीज़ की तलाश थी जो कम मात्रा में भी कमाल कर दे। इसी बीच उन्हें टेल्यूरियम मिला, जो नॉकिंग तो रोक देता था, पर उसकी बदबू इतनी सड़ियल थी कि नहाने धोने से भी नहीं जाती थी। आलम यह था कि मिडगली को 7 महीने तक बेसमेंट में सोना पड़ा। आखिरकार 3 दिसंबर 1921 को 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद मिडगली को वो मिला जिसे उन्होंने परफेक्ट सॉल्यूशन समझा, टेट्राएथिल लेड। ये एडिटिव वाकई लाजवाब था, क्योंकि इसमें न बदबू थी, ना ही ये महंगा था, और सबसे बड़ी बात यह कि 1000 बूंद पेट्रोल में सिर्फ 1 बूंद लेड ही इंजन की खटखटाहट बंद करने के लिए काफी थी। अपनी इस कामयाबी पर खुशी से झूमते हुए मिडगली ने केटरिंग को फोन मिलाया और कहा कि $3 बिलियन से भी ज्यादा कमाएंगे। इस खोज के लिए उन्हें बड़ा अवार्ड भी मिला। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब उन्हें इस पर लेक्चर देने को कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने और केटरिंग ने मिलकर इसका पेटेंट कराया और चालाकी से इसका नाम एथिल रखा, ताकि लोग इसे एथिल अल्कोहल समझकर कंफ्यूज हो जाएं। अब खेल देखिए, 1923 की इंडियानापोलिस 500 रेस में टॉप 3 विनर्स ने एथिल का इस्तेमाल किया, और बस फिर क्या था, मार्केट में लेड वाले पेट्रोल की डिमांड रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगी। इस डिमांड को पूरा करने के लिए न्यू जर्सी में एक नया प्लांट डाला गया, पर कहानी की शुरुआत ही बहुत डरावनी रही, क्योंकि काम शुरू होने के 2 महीने के भीतर ही दर्जनों वर्कर्स लेड पॉइजनिंग का शिकार हो गए और 5 की तो मौत ही हो गई। अब लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए मिडगली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहां सबके सामने अपने हाथों पर टेट्राएथिल लेड छिड़क कर उसे पूरे 1 मिनट तक सूंघा और दावा किया कि वो रोज ऐसा कर सकता है और उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन सच तो ये था कि मिडगली को इसके खतरों का अच्छे से पता था, और उन्होंने पब्लिक टॉक से इसीलिए मना किया था क्योंकि 1923 का ज्यादातर समय वो खुद फ्लोरिडा में लेड पॉइजनिंग का इलाज करा रहे थे। लेड की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये कम मात्रा में भी बहुत जहरीला होता है और हमारे शरीर में कैल्शियम की नकल करके हड्डियों में सालों तक जमा रहता है, जिससे ये धीरे धीरे शरीर में जहर घोलता रहता है। हमारा दिमाग इसके प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि लेड दिमाग की नसों को नुकसान पहुंचाता है और न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से सिर दर्द, याददाश्त जाना और हाथ पैरों में झुंझुनी जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। कमाल की बात यह है कि लेड के खतरों के बारे में दुनिया को सैकड़ों सालों से पता था। यहां तक कि 1786 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी इसकी टॉक्सिसिटी पर चिंता जताई थी। हार्वर्ड और येल जैसे बड़े संस्थानों के डॉक्टरों ने मिडगली को पहले ही चेतावनी दी थी कि ये पब्लिक हेल्थ के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन उनकी सारी बातों को अनसुना कर दिया गया। अब होता कुछ ऐसा है कि 1950 के दशक तक दुनिया भर के करोड़ों लोग अपनी गाड़ियों में लेड जला जलाकर उसे हवा में छोड़ रहे थे, और वही लेड क्लेयर पैटरसन के उन चट्टानी सैंपल्स को खराब कर रहा था, जिसकी वजह से वो धरती की उम्र नहीं निकाल पा रहे थे। 1952 में जब वो कैलटेक शिफ्ट हुए तो उन्होंने ठान लिया कि वो एक ऐसी लैब बनाएंगे जहां बाहर की गंदगी का नामो निशान ना हो। उन्होंने दीवारों से बिजली के तार तक उखाड़ फेंके, क्योंकि उनमें लेड का टांका लगा था। फर्श को रोज अमोनिया से चमकाया और लैब में घुसने के लिए प्लास्टिक का खास सूट पहनना अनिवार्य कर दिया। यहीं से दुनिया के पहले क्लीन रूम का जन्म हुआ। इस लैब के अंदर उन्होंने उन उल्कापिंडों यानी मीटियोराइट्स पर रिसर्च की जो अंतरिक्ष से गिरे थे और धरती के जन्म के वक्त ही बने थे। पैटरसन ने 5 अलग अलग उल्कापिंडों को 3 अलग तकनीकों से नापा और नतीजा निकला 4.55 बिलियन साल। लेकिन पैटरसन का असली मुकाबला तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि लेड के खतरों पर उठते सवालों के बीच तेल कंपनियों के बड़े अधिकारी इसे ईश्वर का तोहफा बता रहे थे, और उनके द्वारा फंड किए गए साइंटिस्ट्स दावा कर रहे थे कि लेड तो कुदरत का हिस्सा है।
पैटरसन को इस बात पर शक हुआ और उन्होंने अपनी लैब की स्किल्स का इस्तेमाल समंदर की गहराइयों में लेड नापने के लिए किया। उन्होंने पाया कि समंदर की सतह पर लेड की मात्रा गहराई के मुकाबले 10 गुना ज्यादा थी, जिसका मतलब साफ था कि यह प्रदूषण हाल फिलहाल में फैला है। इसे और गहराई से समझने के लिए वो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की जमी हुई बर्फ की परतों तक पहुंच गए, जहां हजारों सालों का रिकॉर्ड दबा था। और वहां उन्हें पता चला कि पिछले 4500 सालों से इंसान धातुओं को गलाकर हवा में लेड घोल रहा है। तो बात यहां तक पहुंच गई कि 20वीं सदी में इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेट्राएथिल लेड की वजह से लेड का लेवल आसमान छूने लगा। पर इसका हम इंसानों पर क्या असर पड़ा? पैटरसन ने जब आज के अमेरिकियों के दांतों और हड्डियों की तुलना मिस्र की ममी और पेरू के पुराने कंकालों से की, तो जो सच सामने आया उसने सबको हिला कर रख दिया। उन्हें लगा था कि आज के लोगों में लेड शायद 100 गुना ज्यादा होगा, पर नतीजा निकला पूरे 1000 गुना ज्यादा। स्टडीज से साफ हो गया कि जिसे हम सेफ लेवल समझते थे, लेड उससे भी कम मात्रा में बच्चों के दिमाग को सुस्त बना रहा था। 2022 की एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका की आधी से ज्यादा आबादी बचपन में खतरनाक लेवल के लेड के संपर्क में रही है, जिससे कुल मिलाकर 800 मिलियन से ज्यादा IQ पॉइंट्स का नुकसान हुआ है। यानी लेड वाले पेट्रोल ने पूरी दुनिया को कम अक्लमंद बना दिया। इतना ही नहीं, क्राइम रेट और लेड के बीच भी एक डरावना कनेक्शन दिखता है। 1970 से 1990 के बीच अमेरिका में जो क्राइम बढ़ा, उसका ग्राफ ठीक वैसा ही है जैसा 20 साल पहले बच्चों के खून में लेड का लेवल था। ये पैटर्न सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में भी दिखा, जहां गिरफ्तार होने वाले टीनेजर्स की हड्डियों में लेड की मात्रा आम बच्चों से 4 गुना ज्यादा मिली। ये सारी तबाही मिडगली के उस एक फैसले का नतीजा थी, जिसने जानते हुए भी कि लेड जहरीला है, सिर्फ मुनाफे के लिए इसे पेट्रोल में मिला दिया। और दुख की बात यह है कि ये मुसीबत आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हैरानी की बात यह है कि आज भी हर साल करीब 5 से 9 लाख लोग लेड की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं, और यूनिसेफ की माने तो दुनिया का हर तीसरा बच्चा इसके जहरीले असर की चपेट में है, जिसका काफी सारा क्रेडिट मिडगल्ली के उसी पुराने इन्वेंशन को जाता है। लेकिन मिडगल्ली यही नहीं रुके। एथिल की कामयाबी के बाद उन्होंने फ्रिज से निकलने वाली जहरीली और ज्वलनशील गैसों का तोड़ निकाला और फ्रीऑन जैसी CFC गैस बना डाली। इसकी सेफ्टी दिखाने के लिए उन्होंने एक बार फिर वही ड्रामा किया और भरी सभा में गैस सूंघ कर मोमबत्ती बुझाई, जिसके बाद ये गैसें परफ्यूम से लेकर फ्रिज तक हर जगह छा गईं। पर असली मुसीबत तब शुरू हुई जब पता चला कि ये CFC हवा में ऊपर जाकर ओजोन लेयर को खत्म कर रही हैं, जिससे सूरज की खतरनाक किरणें सीधे हम तक पहुंचने लगीं और स्किन कैंसर का खतरा बढ़ गया। इतिहासकार तो यहां तक कहते हैं कि धरती के वातावरण को जितना नुकसान अकेले मिडगल्ली ने पहुंचाया, उतना किसी और जीव ने नहीं। हालांकि 1989 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद इन पर लगाम लगी और अब ओजोन लेयर धीरे धीरे ठीक हो रही है, पर इसे पूरी तरह रिकवर होने में अभी कई दशक लगेंगे। खुद मिडगल्ली का अंत भी बड़ा अजीब रहा। 51 साल की उम्र में पोलियो होने के बाद उन्होंने खुद को बिस्तर से उठाने के लिए रस्सियों और पुली का एक सिस्टम बनाया, पर एक दिन बदकिस्मती से वो उन्हीं रस्सियों में उलझ गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई।